ठीक है, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, जस्ट वेट। हम बात करें दोस्तों रेड ब्लड सेल, आरबीसी और एरिथ्रोसाइट, उसके नंबर की। मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ ब्लड है और इवन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, इन ह्यूमन अडल्ट आरबीसी आर 5 to 5.5 million per mm cubic of blood. Number of RBC are higher in male than in female. Polycythemia means increased number of RBC in blood, इसे कहते हैं polycythemia. Now physiological polycythemia means क्या होता है दोस्तों? At a high mountain, people living in high mountains, okay, जो पर्वत पे रहते हैं उनके बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी बनते हैं, तो नेचुरली उनका आरबीसी का नंबर थोड़ा सा हाई ही रहता है हमेशा के लिए, उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया। और इरेथ्रोसाइटोपेनिया मींस डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड। पुन्हा मी बोललो, दैट इज शेप ऑफ आरबीसी इन मेनी मॅमल इन्क्लुडिंग ह्यूमन आरबीसी आर बायकॉन्केव आणि सर्क्युलर. बायकॉन्केव आणि सर्क्युलर म्हणजे लाईक दिस. बायकॉन्केव हे असं असणार आहे, लक्षात ठेवा. ओके, हे जर असं जर बघितलं तुम्ही तर हे असं दिसायला लागतं, असं मध्ये दबलेलं आहे दोन्ही साईडनं, ह्याला म्हणायचं बाय कॉन्केव. ह्याला काय म्हणायचं, ह्या शेपला बाय कॉन्केव असा दबलेला आहे. आणि त्याला जर तुम्ही असं उलट बघितलं समजा दुसऱ्या अँगलला तर ते सर्क्युलर आहे, पण बालुशाही सारखा शेप आहे. बालुशाही किंवा मेदू वडा, लक्षात ठेवा. बालुशाही तर दिसत नाही, पण मेदू वडा ज्यावेळेस कधी खातान, लक्षात ठेवा त्यावेळेस त्याचा शेप बायकॉन्केव. ना व्हाय बायकॉन्केव क्यों है दोस्तों? क्योंकि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी. बायकॉन्केव शेप क्यों है? व्हाई बायकॉन्केव? बिकॉज न्यूक्लियस एब्सेंट है. न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी. न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी. तो होता क्या है, सपोज कोई भी सेल है, कोई भी सेल है, मान लो कोई भी सेल है, एक सर्कुलर सेल है और उसमें बीच में न्यूक्लियस ही नहीं है. दिखाता हूं मैं आपको कैसा न्यूक्लियस गायब हो गया. सपोज पहले आरबीसी ना कुछ ऐसा शेप था पहले आरबीसी का. ओके, ये था सर्कुलर. ओके, ये था ऐसे, सपोज मान लो ये ऐसा फुगलेला शेप होता और फिर बीच में क्या हो गया, ये न्यूक्लियस ही. अभी तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पे. ओके, और बाकी के भी सेल ऑर्गेनल है, पर मेनली फिर बाद में क्या हो दोस्तों, बाद में ये न्यूक्लियस ही गायब हो गया. जो न्यूक्लियस जर गायब झालं तर मग काय झालं, सेंटरला न्यूक्लियसच नाहीये, म्हणून काय झालं, लक्षात द्या, शेप बायकॉन्केव कसा होता, कैसा हो जाता है. ओके, थोडासा अभी थोडासा न्यूक्लियस आहे. न्यूक्लियस समजा आता गेलाय आणि पुन्हा हळूहळू हा शेप डायरेक्ट हे आतमध्ये दबल्या गेली आरबीसी. कसं झालं सांगू तुम्हाला, हे जे आरबीसी ना इथं आतमध्ये ना असं दबल्या गेली. कशी दाबव आता हिला, सगळंच दबायला लागले. हे असं झालं, आलं लक्षात. हे असं झालं, अगोदर सर्क्युलर होतं असं बरोबर, आणि थोडंसं आतमध्ये दबल्या गेल्यामुळं, कारण की न्यूक्लियस गायब झाला म्हणून शेप थोडासा बायकॉन्केव झाला. आणि आणखीन जर बघायचं तर पुन्हा मात्र मग असा सेंटरला जरा जास्तच दबल्या गेला. सेंटरला काय झालं, जास्तच दबल्या गेलं आणि ते बायकॉन्केव बनली लाईक दिस. बायकॉन्केव म्हणजे दोन्ही साइडला कॉन्केविटी आहे. दोनों साइड से कॉन्केविटी हो जाना, सेंटर में न्यूक्लियस गायब हो गया तो वो बायकॉन्केव बन गई है लाइक दिस. ये बायकॉन्केव, इसे कहते हैं बायकॉन्केव, क्योंकि बीच में जो न्यूक्लियस था वो गायब हो गया. ठीक है, तो अंदर से ऐसा है वो बायकॉन्केव दोन्ही साइडला. कळतंय याचा फायदा काय. न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी. नाउ न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी दोस्तों, तो बायकॉन्केव सरफेस होने के कारण, बायकॉन्केव शेप होने के कारण देयर इज अ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एमसीक्यू. ये जो बायकॉन्केव शेप है दोस्तों, बायकॉन्केव शेप का फायदा ये है, बायकॉन्केव शेप ओके का फायदा है इंक्रीजेस सरफेस एरिया, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 इसके साथ अटैच हो जाते हैं ना दोस्तों, तो ये सरफेस एरिया बढ़ाता है बायकॉन्केव शेप.
समझ में आ रहा है? बाय कॉन्वेक्स म्हणजे ये बाय कॉन्वेक्स है, लक्षात ठेवा, ये बाय कॉन्वेक्स है, यहां से भी ऊपर आया है और यहां से भी ऊपर, इसके एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा? बाय कॉनकेव। इसके एग्जैक्ट अपोजिट कैसा होगा दोस्तों? बाय कॉनकेव। याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये उनका शेप होता है बाय कॉनकेव, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये होगा शेप। बट नोट लिखता हूं यहाँ पे, और इसके ऊपर बहुत सारा एमसीक्यू है दोस्तों। ओके, इन कैमल, भले वो मैमल है, इन कैमल एंड एक लैमा, LLAMA, लैमा नाम का एक एनिमल होता है अमेरिका में, यॉक लाइक। सो इन कैमल एंड लैमा आरबीसी आर दोस्तों ओहल, एमसीक्यू। उनमें कैसे आरबीसी है? दे आर ओहल, लाइक अंड्यासारखे, सर्कुलर नहीं है। कसे आरबीसी? आरबीसी इज लाइक दोस्तों ओहल। उनमें कैसे आरबीसी है? दे आर लाइक ओहल, एमसीक्यू। सर्कुलर नहीं है, अंडे जैसे है, सर्कुलर नहीं है। कैसे आरबीसी है? आरबीसी सर्कुलर नहीं है, वो ओवल है, लाइक दिस। ऐसे आरबीसी, कैसे आरबीसी है? आरबीसी और लाइक दिस, ओवल है, लाइक दिस। याद रखो, ओवल आरबीसी है और यहाँ पे सर्कुलर है, किसमें? कैमल और लैमा में, कैमल और लैमा में, याद रखो। तो ये होगा शेप, ये होगा शेप। नो कैमल तो सबको पता है, हर एक को कैमल पता है, पर किसी ने ना लैमा का देखा नहीं, इसलिए वो लैमा हमें याद ही नहीं आता है। लैमा, ये आगे वाला एमसीक्यू एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये अमेरिका में पाया जाने वाला एनिमल है लैमा। ओके, ये है लैमा। ओके, हे याला म्हणायचं लैमा, ये है लैमा। सीरीज आपने टीवी पे देखा होगा उसको। ओके, व्हाई द लोएबल लैमा माइट बी अ सीक्रेट वेपन अगेंस्ट द कोविड। ओह, किसी भी को, कोई भी किसी को किसके साथ भी जोड रहा है, ये है लॅमा। ह्याला लॅमा म्हणायचं, लक्षात ठेवा। याच्यामध्ये ज्या आरबीसी आहेत त्या कशा आहेत? ह्या लॅमामध्ये आरबीसी कशा आहेत? ह्या ओव्हल शेप्ड आहेत, विसरता कामा नये। कॅमल सारखाच आहे लॅमा, बघा तुम्ही, उंच मान आहे। ओके, एवढं थोडस लक्षात ठेवा, ठीक है। इसे डिस्कवरी पर देखा था। तो यह है लैमा, एक साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एनिमल है, ठीक है। तो यह है लैमा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो पॉइंट नंबर 3, दैट इज, अभी बात करते दोस्तों, दैट इज साइज। पॉइंट नंबर 3, दैट इज साइज ऑफ आरबीसी। साइज बघितलं, सो दोस्तों साइज में दैट इज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। याद रखो, आरबीसी का जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। आणि जर थिकनेस जर विचारली, थिकनेस ऑफ आरबीसी, थिकनेस अगर पूछी है तो ये पूछेंगे नहीं, पर ये क्वेश्चन है 1 to 2 माइक्रोमीटर, ये याद रखो। बट ये एमसीक्यू है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, दैट इज द साइज। 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर ही साइज आहे आरबीसीची, हे विसरता कामा नहीं। पुढचा तीसरा मुद्दा है, दैट इज थोड़ा सा, दैट इज नंबर 4 पे आएगा दोस्तों, कलर। तो कलर क्यों है आरबीसी का? इट इज रेड इन कलर, बताने की जरूरत नहीं, नाम में ही काम है। रेड कलर्ड सेल है, रेड कलर्ड सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू दोस्तों हीमोग्लोबिन, और रेड कलर का है। याद रखो, हीमोग्लोबिन रेड कलर का है। क्यों हीमोग्लोबिन रेड कलर का है? उसमें आयरन है, आयरन जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है। रेड कलर का हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी को रेड कलर है, और आरबीसी की वजह से ब्लड को रेड कलर है। काय बोलू, लक्षात ठेवा, आयर्न मुळे हिमोग्लोबिनला रेड कलर, हिमोग्लोबिन मुळे आरबीसी ला रेड कलर, आणि आरबीसी मुळे ब्लडला रेड कलर आहे, हे लक्षात ठेवा। सो हे होगा कलर। आता अतिशय महत्वाचं बोलतो, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर। हे महत्वाचं आहे, स्ट्रक्चर ना। अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, काय आहे आणि काय नाही, लक्षात ठेवा। हा प्रश्नाला 2016ला नंबर 1, न्यूक्लियस इज absent in RBC, न्यूक्लियस इज absent, so they are, so RBC are enucleated cell, RBC are उसे कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड सेल, म्हणजे न्यूक्लियस इज absent। आणि व्हाय न्यूक्लियस इज absent?
ये पूछा था नीट 2016 में, व्हाई न्यूक्लियस इज एब्सेंट, 2016 विचारलं. ओके, और गिव द करेक्ट जस्टिफिकेशन टू accommodate maximum amount of hemoglobin in RBC. किसी लिए to provide space for, to provide space for maximum hemoglobin, maximum amount of hemoglobin, MCQ, to provide space for maximum amount of hemoglobin रहना चाहिए. उसका काम है टू कैरी ऑक्सीजन, इसलिए उसने खुद के न्यूक्लियस को सैक्रिफाइस कर दिया. अरे न्यूक्लियस छोड़ो, आरबीसी में बाकी के सेल ऑर्गेनल्स, अदर सेल ऑर्गेनल्स लाइक आर आल्सो एब्सेंट. अदर सेल ऑर्गेनल्स, आरबीसी में जो अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया. गोल्गी बॉडीज नहीं है, गोल्गी बॉडीज भी नहीं है, या फिर गोल्गी अपैरेटस कहते हैं उसे, नहीं है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, याद रखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, कुछ भी नहीं है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, राइबोसोम एब्सेंट, देन लाइसोसोम्स एब्सेंट, सब एब्सेंट है. ओके, राइबोसोम, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट, सब एब्सेंट है. क्यों? वही एक कारण है. क्यों? टू अकोमोडेट, टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्पेस. ये दोनों एब्सेंट है. क्यों? टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्पेस फॉर अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन, और ये भी न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, टू प्रोवाइड स्पेस फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन टू एक्यूमुलेट. ये स्ट्रक्चर है, याद रखो. तो डू यू नो दैट, तो ये एनर्जी कहां से मिलेगी, सोचो जरा. अरे सर, माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वैक्यूल तो एनिमल सेल में वैसे ही नहीं होते. अरे माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आरबीसी को एनर्जी कैसे मिलती है? बाय प्रोटीन. कोई मुझे बता सकता है हाउ आरबीसी गेट एनर्जी? इन आरबीसी एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनीवन. क्या बात है यार, कौन बोला ये? AIB 1149, क्या नाम है आपका बेटा? 1149, आपका नाम नहीं दिख रहा मुझे, इसलिए बोल रहा हूं. They obtain energy from which process? अरे एरोबिक रेस्पिरेशन तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, पर माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है. विवेक शिंदे, वाह, बहुत ही बढ़िया दोस्तों. तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन मगर साइटोप्लाज्म में होता है. तो यहाँ पे रखो, पूरे साइटोप्लाज्म में सिर्फ हीमोग्लोबिन ही है. और दोस्तों नंबर 3 पॉइंट ये है, नंबर 3 पॉइंट, दैट इज आरबीसी, MCQ, आरबीसीज obtain energy, RBC obtain energy from anaerobic respiration, that occur in, ये साइटोप्लाज्म में होता है, लक्ष्य रखो. anaerobic respiration that occurs in साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है. तो साइटोप्लाज्म है इसके पास, that occur in cytoplasm. ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ, साइटोप्लाज्म है इसके पास. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर. सब सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो काम करती है, क्योंकि वो मैच्योर होने के बाद, सब डेवलपमेंट होने के बाद वो न्यूक्लियस गायब हुआ है, अभी उसकी जरूरत नहीं है. तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन से सिर्फ कितने एटीपी मिलते हैं आरबीसी को? ओके, एक ग्लूकोज से, याद रखो, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी मिलते हैं दोस्तों? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एटीपी मिलते हैं, 2 एटीपी मिलते हैं. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी. बाद में बात करता हूं दोस्तों नंबर 6 पॉइंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. पॉइंट नंबर 6, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, नोन एज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. इसे कहते हैं दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, known as, anyone from the class, इसे कहते हैं erythropoiesis, MCQ, erythropoiesis. Formation of RBC is known as a erythropoiesis. Site requirement, दो चीजें, कहाँ बनेगा और क्या क्या लगता है. ब्लड, अरे टाइम है का, है ना टाइम? 9:45 तो 9:10 है ना.
मग 9 ते 10 बोललो तुम्ही. वेळ आहे ना आपल्याकडे, है ना? हाय, टाइम है. अरे मैं खो गया थोड़ा सा लेक्चर में. नाउ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी नोन एज एरिथ्रोपोएसिस. नाउ दोस्तों याद रखो, एरिथ्रोपोएसिस ये शब्द बहुत बार आने वाला है, अभी इसके ऊपर थोड़ा टाइम ले लेंगे. फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी नंबर 1 कहां पे होता है? साइट, साइट, लोकेशन रादर देन साइट, साइट या फिर लोकेशन. ओके, सो आरबीसी सिंथेसिस कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएसिस. लोकेशन 2 है दोस्तों, दैट इज बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ. ओके, म्हणजे इन फीटस, इन फीटस. ओके, जब हम हमारे माँ के पेट में होते हैं तब भी आरबीसी बनता है. और आफ्टर बर्थ लोकेशन अलग अलग है. आफ्टर बर्थ और बिफोर बर्थ लोकेशन अलग अलग है. ओके, सपोज मान लो इन आफ्टर बर्थ तो पता ही है आपको, न्यूनेट या फिर किसी भी. तो बिफोर बर्थ सबसे पहली बार, सबसे पहली बार, ये आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा पर ये एमसीक्यू आया है. सबसे पहली बार जो आरबीसी बनना शुरू हुआ, ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है. और उस मैं जो स्ट्रक्चर का नाम बताने जा रहा हूं उस ऑप्शन में वो है भी नहीं. और सबसे पहली बार आरबीसी सिंथेसिस ऑकर इन योग सैक. क्या बात है यार, कौन बोला? नंदिनी मस्के, बहुत ही बढ़िया. योग सैक नंबर 1 साइट में लिख रहा हूं, योग सैक में बनना शुरू होता है. योग सैक क्या है? योग सैक एक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है. नंबर 1 इसमें आरबीसी बनना शुरू होता है. ये एमसीक्यू है. फिर बाद में फिर योग सैक से शिफ्ट होता है और फिर धीरे धीरे लीवर में बनना शुरू होता है. फिर लीवर से शिफ्ट होकर धीरे धीरे दोस्तों स्प्लीन में बनना शुरू हो जाता है. लिव्हर का बंद हो जाता है. हे कसं आहे माहिती आहे तुम्हाला? हे बाजारासारखे, आज बाजार इथला, उद्या तिथला, परवा दुसऱ्या गावचा. सो शुरू के कुछ हफ्ते, कुछ महीने, ओके, अब अर्ली एम्ब्रियो आरबीसी सिंथेसिस और एरिथ्रोपोएसिस ऑकर इन योग सैक, योग सैक. फिर बाद में लिवर और फिर बाद में स्प्लीन. बट बिफोर बर्थ, बट आफ्टर बर्थ दोस्तों एक ही है, दैट इज अ रेड बोन मैरो. बोन मैरो भी 2 टाइप के होते हैं, रेड और येलो. और रेड बोन मैरो में आरबीसी सिंथेसिस होता है. रेड बोन मैरो ऑफ खास करके फ्लैट बोन, जो हमारे ये स्कल के बोन है, ये फ्लैट बोन है. ये लंबे बोन में ज्यादा नहीं होता है पर कम है. पर फ्लैट बोन जो है ना, वहां पे आरबीसी सिंथेसिस होता है. उससे कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि पहली बार फर्स्ट साइट ऑफ एरिथ्रोपोएसिस इन फीटल लाइफ क्या है, तो योग सैक जो है दोस्तों, इसके बारे में 2 लाइनें. योग सैक के बारे में 2 लाइनें. नंबर 1 योग सैक क्या है, तो नंबर 1 लाइन ये लिखूंगा कि योग सैक दोस्तों इट इज एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है. इट इज एन एक जो 3-4 मेम्ब्रेन है, 4 मेम्ब्रेन है, ठीक है. योग सैक, एमनियॉन, कोरियॉन, योग सैक आणि एलेंटॉइस, ऐसा 4 मेम्ब्रेन असतात एम्ब्रियोला आपल्या. त्याच्यातली एक आहे योग सॅक. इट इज एन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन, एम्ब्रियोनिक. और सगळ्यात सोपं, इट इज मेम्ब्रेन ऑफ एम्ब्रियो. सगळ्यात सोपं, मेम्ब्रेन ऑफ एम्ब्रियो म्हणजेच त्याला एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन म्हणतात. मेम्ब्रेन ऑफ एम्ब्रियो, ओके, इन ह्यूमन, त्याला म्हणायचं योग सॅक. आणि हे काय काम आहे योग सॅक? इट इज फर्स्ट, ह्याच्यासाठी काय फेमस आहे? फर्स्ट साइट ऑफ इरेथ्रोपोएसिस. इट इज द फर्स्ट साइट ऑफ इरेथ्रोपोएसिस. म्हणजे काय? इरेथ्रोपोएसिस म्हणजे सिंथेसिस ऑफ आरबीसी. इरेथ्रोपोएसिस म्हणजे फर्स्ट साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरबीसी. क्या है दोस्तों? दैट इज योग सॅक. एमसीक्यू. ते जर नसेल ऑप्शन मध्ये तो मार्क इट एज अ लिव्हर, आणि ते जर नसेल तर मार्क इट एज अ स्प्लीन. पण योग सॅक किंवा लिव्हर, पण दोघांमध्ये जर कोण असेल तर योग सॅक इज द आंसर. इससे कहते हैं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी. क्या क्या रहेगा? कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरबीसी. कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर एरेथ्रोपोएसिस. एरेथ्रोपोएसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों. नंबर 1 क्या क्या लगेगा?
नंबर वन हमें लगेगा दैट इज, नंबर वन हमें लगेगा दोस्तों दैट इज आयरन, हमें लगेगा आयरन टू फॉर्म हीम, आयरन टू फॉर्म हीम, HEME लिखते हैं या फिर HAME भी लिखते हैं। नंबर टू लगेंगे प्रोटीन, प्रोटीन किस लिए, टू फॉर्म ग्लोबिन चेन, टू फॉर्म ओके ग्लोबिन चेन, टू फॉर्म ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर दोस्तों 1 2 3 पे लगेंगे दैट इज ओके, याद रखो दैट इज 2 विटामिन लगेंगे, विटामिन 2 लगेंगे दैट इज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज विटामिन B12, विटामिन B12 उसका नाम है दोस्तों साइनोकोबाल अमाइन, साइनोकोबाल अमाइन। इतना कनेक्टिव एमसीक्यू बनतो विटामिन B12 साइनोकोबाल अमाइन एंड दूसरा विटामिन लगता है फॉलिक एसिड। क्यों, टाइम पास के लिए है क्या, नहीं, फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। किसके लिए, कोई बता सकता है, फॉर किसके लिए दोस्तों, किसके लिए लगेंगे ये जो है दोनों विटामिन, ये किसके लगेंगे, किसके लिए लगेंगे दोस्तों, फॉर एमसीक्यू, फॉर याद रखो दीज आर रिक्वायर्ड दोनों फॉर आरबीसी बनने के बाद उन्हें मैच्योर होना बहुत ही जरूरी है, फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। और एक चीज लगेगी जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज, और वो चीज है एक हार्मोन्स लगेगा। नंबर 4 यहाँ पे लिखता हूँ, एक हार्मोन्स है जिसका नाम है, कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है उस हार्मोन का नाम, टेस्टोस्टेरोन लागणार है पण इरेथ्रोपोएटिन। क्या बात है यार नंदिनी, इरेथ्रोपोएटिन, क्या नाम है उसका, इरेथ्रोपोएटिन। इस हार्मोन का नाम है बेटा इरेथ्रोपोएटिन। कहां से, फ्रॉम किडनी, फ्रॉम फक्त लक्षात ठेवा जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, JG सेल्स ऑफ किडनी। मी दुसरा एक MCQ कव्हर करायचा प्रयत्न करत असतो की त्याचं सोर्स काय, किडनीमध्ये कुठून सिक्रेट होतं हे इथंच कळायला पाहिजे। जेक्स्ट्रा JG सेल म्हणतात त्याला, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, इरेथ्रोपोएटिन, हे 4 लोक लागतात। हे लागतात फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज आयरन टू फॉर्म हीम एंड प्रोटीन टू फॉर्म ग्लोबिन। और विटामिन लगेंगे B12 और फॉलिक एसिड फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। विटामिन B12 and folic acid are required for maturation of RBC, and in hormone erythropoietin from juxtaglomerular cell of kidney that is also required for erythropoiesis. ये है दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ इरेथ्रोपोएसिस। म्हणून नाउ मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी क्या कॉन्सेप्ट है, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके डन। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। जस्ट वेट, जस्ट वेट। मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, इमेज चाहिए मुझे, वो इमेज कहाँ गई, वो कहाँ गई वो इमेज, शायद वो यहाँ पे है, कहाँ गई वो इमेज, यहीं पे तो थी वो। चलो बस 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 बस, क्या बात है, मुझे ये बताना है, हे मला काय लेणं देणं नाही, ह्या ग्राफ्सही वगैरे काय नाही, मला फक्त एक प्रोसेस तुम्हाला सांगायची। जस्ट वेट। ये मैच्योरेशन का मतलब क्या है और एग्जैक्टली होता क्या है। मैच्योरेशन में 2 चीजें होंगी, 3 चीजें होती है, याद रखो 3 चीजें होंगी मैच्योरेशन में, और आरबीसी के मैच्योरेशन में 3 चीजें होती है। नंबर 1, मैं जरा इसको इधर ले लूं क्या, देखिए मैं यहाँ पे लिखूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए इस वर्ड का मीनिंग, तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या होता है। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या होता है। नाउ प्लीज पढ़िए, ये है मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। मैं ये नाम आपको बताता हूं, ये सेल होती है बोन मैरो में जिसका नाम है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। ब्लास्ट मींस इमैच्योर सेल, हमेशा याद रखो कभी भी। द मीनिंग ऑफ टर्म ब्लास्ट का मतलब क्या होगा दुनिया में, हमेशा याद रखो दोस्तों, जब ब्लास्ट आएगा तो कोई तो भी इमैच्योर सेल है, और साइट मींस मैच्योर सेल।
ब्लास्ट मीन्स इमैच्योर सेल, हमेशा याद रखना, जो अभी बन रही है, और साइट मीन्स मैच्योर, जो अभी बनी है, ये मैच्योर सेल है, दैट इज साइट। मैच्योर सेल मतलब साइट, समझे बच्चों? साइट का जब भी किसी भी वर्ड का एंड साइट है तो मैच्योर सेल है, किसी भी वर्ड का एंड ब्लास्ट है तो इमैच्योर सेल है। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, व्हाट इज दिस? ये क्या है दोस्तों? व्हाट इज दिस? ये है उसका न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है, यह है उसका न्यूक्लियस। फिर बेझोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट म्हणजे ब्ल्यू कलरचा न्यूक्लियस बनायला आहे। फिर पॉलीक्रोमॅटोब्लास्टिक इरेथ्रोब्लास्ट, छोडो, हे 20 तासाला तसं 25 तासाला तसं तयार झालं, 30 तासाला, ते टाइम सोडून द्या। ऑर्थोक्रोमॅटोब्लास्टिक इरेथ्रोब्लास्ट हे वेगळ्या स्टेज आहेत, आणि इथं न्यूक्लियस इज इजेक्टेड, इथं न्यूक्लियस गायब व्हायला लागलाय, इथं न्यूक्लियस गायब व्हायला लागलाय। नंतर पिक्नॉटिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बाहेर आला, आणि आरबीसीच्या अगोदर एक सेल असते, तिचं नाव आहे रेटिक्युलोसाइट। तिचं आरबीसीच्या अगोदर एक सेल आहे, तिचं नाव आहे रेटिक्युलोसाइट। आणि तुम्ही इमिजिएट इथं दोन गोष्टी बघा, ही जी रेटिक्युलोसाइट, हे येणार नाही परीक्षेत, पण सांगतोय, हे रेटिक्युलोसाइट तिथनं न्यूक्लियस गायब झालेलं आहे, आणि न्यूक्लियस गेला रे गेला, इथं बघा हे फुगलेलं आहे, ओके, थोडस सोलन आहे, यस और नो? ओके ओके, सोलन है, निडोब्लास्ट, ऐश्वर्या जस्ट वेट, ये सोलन है, सोलन, ये भी सोलन है, क्योंकि न्यूक्लियस है अंदर। जैसे ही न्यूक्लियस गायब हो गया, बाय कॉन्केव बन गया, इससे कहते हैं बाय कॉन्केव शेप। बालूशाही वाला शेप है, बालूशाही और मेदुवड़ा में सिर्फ एक ओपनिंग होती है इधर की उधर, यहाँ पे ऐसी ओपनिंग नहीं है। ये हो गया बाय कॉन्केव और सर्कुलर शेप, समझे आप? इसे कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं दैट इज बाय कॉन्केव सीरीज, बाय concave or circular shape, by concave and circular, by concave and circular shape of the है इरेथ्रोसाइट आरबीसी। समझे? समझे? तीन चीजें हो रही है यहाँ पे, ओके। मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें लगने वाली है, एक लगने वाला है दोस्तों, व्हाट इज दिस? ये है अपना विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, एंड और लगने वाला है दोस्तों दैट इज फॉलिक एसिड। ये है मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। ये कौन सी प्रोसेस है? दिस इज दोस्तों मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, और तीन चीजें होती है, ये आपको पूछेंगे नहीं क्या क्या होता है, पर क्या लगेगा ये जरूर पूछेंगे, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, और ये दोस्तों मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ओके तीन चीजें होती है। नंबर वन डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल, डिक्रीज इन साइज, देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, साइज डिक्रीज हुई है। नंबर 2 दोस्तों दैट इज डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस गायब हो रहा है। और आप अगर आपने देखा नहीं है दोस्तों, दैट इज धीरे धीरे देयर इज अपीयरेंस ऑफ, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, अपीयरेंस ऑफ क्या? हिमोग्लोबिन। हे रेड आहे का? नाही, हे कमी रेड आहे, हे कमी रेड आहे, हे कमी रेड आहे, हे जास्त रेड आहे, हे जास्त रेड आहे, आणि सर्वात जास्त रेड आहे दोस्तों अपीयरेंस ऑफ हिमोग्लोबिन। ये तीन चीजें होती है मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। हिमोग्लोबिन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस गायब हो रहा है, ओके, और इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ हिमोग्लोबिन, इंक्रीज इन कंटेंट ऑफ हिमोग्लोबिन, इंक्रीज इन कंटेंट ऑफ हिमोग्लोबिन, लक्षात ठेवा सर्वात जास्त आरबीसी। म्हणून आता मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों, ये शब्द मुझे एक्सप्लेन करना है, दो जगह पे है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। मेगा मीन्स बड़े बड़े, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मीन्स मैच्योरेशन के दरमियान अगर विटामिन B12 और या फॉलिक एसिड नहीं है तो ये क्या होगा दोस्तों, ये बड़े बड़े आरबीसी ब्लड में आ जाएंगे। ये जो बड़े बड़े आरबीसी है, यही ये इधर जाएंगे ही नहीं, यही आरबीसी आ जाएगा, यही आरबीसी आ जाएगा ब्लड में, तो मेगा ब्लास्ट, बड़े बड़े सेल आ जाएंगे। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, ओके, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 क्यों आता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ब्लास्टिक एनीमिया, समझे? इसे मेगालोब्लास्ट क्यों कहा जाए? कि
बड़े बड़े आरबीसी, का बरं त्याला मेगालोब्लास्ट म्हणायचं, आरबीसी बड़े है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ दोस्तों विटामिन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। क्यों? क्योंकि मैच्योरेशन नहीं होगा आरबीसी का, मतलब साइज कम नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? नाम में ही काम है मेगालोब्लास्ट, और सिर्फ ओके नाम बड़े और दर्शन खोटे, ऐसा कुछ तो है ना, ठीक है। नाव मोठं आणि लक्षण खोटे, म्हणजे नुसतं साइज बड़ी है पर हिमोग्लोबिन कम है, साइज बड़ी है पर दोस्तों हीमोग्लोबिन कम है। जो हीमोग्लोबिन इस आरबीसी में है, जो हीमोग्लोबिन इस आरबीसी में है वो उधर कहाँ रे दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन इस आरबीसी में है, जो जितना रेड ये आरबीसी है, बाकी के आरबीसी कहाँ, जितना रेड ये आरबीसी है ये बाकी के थोड़ी इतना रेड है, ये जितनी रेड है उतनी, बाकी के रेड है क्या उतना? नहीं नहीं सर, आर यू गेटिंग मी और नॉट? करते कहाँ? ओके भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन खोटे, भोली सूरत दिल के झूठे जो भी है। तो और यहाँ पे कनेक्टिव एमसीक्यू आया था, आपको पता है, और आपको पता है विच सेल इन स्टमक secrete intrinsic or okay which chemical of stomach help in absorption of vitamin B12? Which chemical substance in stomach help in absorption of vitamin B12? Intrinsic factor of Castle. Now intrinsic factor of Castle is secreted by which cell? Intrinsic factor of Castle is secreted by which cell of stomach? parietal cell या फिर ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। क्या बात है यार ऋतुज, parietal cell और ऑक्जेंटिक सेल secrete intrinsic factor of Castle and which help in absorption of vitamin B12, and vitamin B12 is required for maturation of RBC or it is required for erythropoiesis। तो क्वेश्चन ऐसे आया 2019 में, क्वेश्चन असा आला कनेक्टिव्ह एमसीक्यू म्हणतो मी त्याला, ओके which among the following cell of stomach indirectly help in erythropoiesis? okay mucous neck cell, peptic cell or parietal cell? your answer should be indirectly help in erythropoiesis, answer is parietal cell। इसे कहते हैं कनेक्टिव एमसीक्यू, समझे या नहीं? इसे कहते हैं कनेक्टिव एमसीक्यू। बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी की, बात कर रहे हैं सॉरी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ऐसा आरबीसी का फॉर्म होता है दोस्तों, और ये इरेथ्रो ब्लड में कौन सी आरबीसी इंटर करती है? तो यह है इरेथ्रोसाइट। आपने देखा उसका शेप कैसा था? आपने देखा शेप कैसा दोस्तों, कैसा शेप है? शेप कैसा बाबा, कैसा है? देखो कॉनकेव है, बाय कॉनकेव, इस साइड से भी दबा हुआ है और उस साइड से भी। बाय कॉनकेव क्यों है? न्यूक्लियस एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है। और बाय कॉनकेव होने का फायदा क्या है? सरफेस एरिया बढ़ रहा है, समझे? आगे बढ़ते हैं, क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। पॉइंट नंबर आई थिंक ये है 7, पॉइंट नंबर 7 दैट इज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी याद रखो, दिस इज 120 डेज इन ह्यूमन अडल्ट। इन ह्यूमन अडल्ट अगर उन्होंने फीटल में पूछा तो 90 डेज होता है। एंड इट इज एंड दोस्तों एंड 90 डेज इन फीटस। जो फीटस आहे, फीटस म्हणजे गर्भाशयामधलं बाळ, त्याला म्हणायचं फीटस। त्याच्यामध्ये किती आहे? 90 डेज है। लास्ट पॉइंट आता दैट इज 7 हो गया दोस्तों, फिर दैट इज 8.8 है, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पॅन काय आहे? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी दोस्तों। लाइफ स्पॅन 120 दिवसाचा आहे, 120 दिवसानंतर ते डिस्ट्रक्ट होतं। आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, सो स्प्लीन इज कॉल्ड एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आता लक्षात ठेवा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड ओके इन जो सीनेसेंट आरबीसी है, ऐसे वैसे नहीं, सीनेसेंट आरबीसी। सीनेसेंट मतलब ओल्ड, जिसका पूरा लाइफ स्पैन खत्म हुआ है। सीनेसेंट आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड, वहां पे उसका डिस्ट्रक्शन होता है। दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन होता है स्टमक के लेफ्ट साइड, सॉरी एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में, इन स्प्लीन। सो स्प्लीन इज कॉल्ड एज दोस्तों ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड म्हणजे स्मशान भूमी। स्प्लीन इज कॉल्ड एज द
स्प्लीन इज दोस्तों ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ब्रैकेट एमसीक्यू लास्ट लाइनर है, आ सकता है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड मीन्स स्मशान भूमी. आपलं डिस्ट्रक्शन कुठं होणार आहे? स्मशान भूमीमध्येच. ओके, फाइनल डेस्टिनेशन है, ये मत भूलो. हमारा जितना अच्छा कर सकते हो लाइफ में कर लो, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन वही है. ओके, सो दोस्तों आरबीसी का फाइनल डेस्टिनेशन है स्प्लीन ग्रेवयार्ड. ग्रेवयार्ड का मतलब होता है, लक्षात ठेवा, स्मशान भूमी. तिथे जाऊन त्यांना त्यांची डेथ होणार आहे. स्मशान भूमी, स्मशान भूमी. लक्षात ठेवा काय? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्मशान भूमि. नेमकं होतं काय? व्हाट हैपन इन स्प्लीन, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. व्हाट हैपन इन स्प्लीन, सपोज मान लो दोस्तों ये है स्प्लीन, मान लो ये है स्प्लीन. तो स्प्लीन में क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. स्प्लीन में दोस्तों होता क्या है, सपोज मान लो एक आरबीसी है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी का होता है डिस्ट्रक्शन, ब्रेकडाउन. तो बाहर आता है हीमोग्लोबिन. क्या आता है बाहर? हीमोग्लोबिन. और फिर इस हीमोग्लोबिन से दो चीजें अलग होती है. एक है दोस्तों दैट इज हीम, HEME प्लस, दूसरा है ग्लोबिन. ये ग्लोबिन रीयूज होता है. ओके, ये रीयूज होता है. पर हीम से क्या होता है? हीम से दोस्तों याद रखो, हीम से फिर बनता है बिलीरुबिन. हीम से क्या बनता है? हीम से बनता है बिलीरुबिन. हमेशा याद रखो बिलीरुबिन. और फिर बिलीरुबिन से बनता है दोस्तों दैट इज बिलीवर्डिन. ये स्प्लीन में हो रहा है बिलीवर्डिन. और ये दोनों लिवर में जाते हैं. ये दोनों दोस्तों कहाँ जाते हैं? ये दोनों कहाँ जाते हैं? लिवर में. ये क्या है? ये है दोस्तों स्प्लीन. ये है स्प्लीन नाम का ऑर्गन है. स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है. स्प्लीन क्या है दोस्तों? एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है. यह मान लो स्प्लीन एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है, जहां पे याद रखो यह है स्प्लीन. सो स्प्लीन में दोस्तों ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होके. और दीज आर, ये दोस्तों इसके लिए एक ही लाइन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. ये जो है दीज आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सॉरी, ओके, एंटर इनटू द, बाद में लिवर में जाते हैं. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, बाद में फेंके जाएंगे बाहर में. और देन दे इंटर इनटू द लिवर. फिर बाद में वो लिवर में जाते हैं, वो उसका कॉन्जुगेशन होता है, वो चीज अलग है. पर ये डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ऑकर इन स्प्लीन. और ये दोस्तों स्प्लीन, उससे बिलीरुबिन, बिलीरुबिन बनेंगे, बिलीवर्डिन बनेंगे. बिलीरुबिन ये येलो कलर्ड पिगमेंट है. जब जॉन्डिस होता है ना, जॉन्डिस में बिलीरुबिन की लेवल ज्यादा होती है. और वो हमारे जो स्क्लेरा है, जहां जहां इलास्टिक टिश्यू है ना, वहां जाके डिपॉजिट होता है, स्किन और स्क्लेरा में. तो येलो कलर्ड स्किन और येलो कलर्ड आईज बनते जॉन्डिस मध्ये. त्याला आपण म्हणतो कावीळमध्ये पिवळे पडतात ना डोळे, ह्या बिलीरुबिनच्या डिपॉझिशन मुळे पडतात. बिलीरुबिनच्या, ओके, बिलीरुबिनच्या. ग्लोबिन का क्या होता है? ग्लोबिन रीयूज्ड. इसका क्या होगा दोस्तों? इट इज रीयूज्ड. प्रोटीन है, रीयूज होता है ग्लोबिन का. हीम का ये होता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन. समझे? ये हो रहा है स्प्लीन में. नाउ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दैट इज नंबर 9 पॉइंट, और वो है हीमोग्लोबिन. जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, इसके बारे में मैंने बात की थी. हीमोग्लोबिन जो है ना टाइम हमारे पास? यस. हीमोग्लोबिन दोस्तों याद रखो, इट इज अ रेड कलर्ड, इट इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है. आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट. ओके, इन आरबीसी, इन रेड ब्लड सेल. हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन. ओके, तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन इट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है. इट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन म्हणजे प्रोटीन प्लस दूसरा कोई तो भी प्रोस्थेटिक ग्रुप है. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. ओके, कंटेन हीम, कंटेन दोस्तों हीम एंड ग्लोबिन. कंटेन हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड ग्लोबिन एज अ प्रोटीन. ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी दुनिया का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ले लो तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक है दोस्तों
हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन मैंने कहा कि ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, तो उसमें दो चीजें हैं, एक है हीम जो उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मींस नॉन प्रोटीन पार्ट है, और दूसरा है ग्लोबिन के चैन। ओके दोस्तों, वो प्रोटीन पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, बायोमॉलिक्यूल में जा रहा हूं थोड़ा सा। ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, बायोमॉलिक्यूल दो जगह पे सिलेबस में। ए फास्ट होइले का जरा का व्यवस्थित होय लागले, डन है ना? सो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेशन मींस दो चीजें एक जगह पे आना। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, हमेशा जो भी कुछ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उसमें दो चीजें आती है, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, और दूसरा होगा दोस्तों दैट इज प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट, और इस नॉन प्रोटीन पार्ट का दूसरा नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एमसीक्यू। थोड़ा सा बायोमॉलिक्यूल में चला गया हूं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये है हीमोग्लोबिन। तो जो एनसीईआरटी में पूछा जाता है वो पहले लिखता हूं, दैट इज नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी है इन ब्लड दोस्तों? ये होता है दैट इज 12 से 16 ग्राम है, ग्राम पर 100 ml। यहाँ पे mm³ नहीं है, पर 100 ml ऑफ ब्लड है, ये याद रखो। या फिर इसे 12 से 16% भी कहा जाता है। इट इज इक्विवेलेंट टू रेस्पिरेटरी रेट, इट इज इक्विवेलेंट टू रेस्पिरेटरी रेट। नाउ जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है कुछ इस तरीके का होगा दोस्तों। इसमें एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम और 4 ग्लोबिन चेन है, याद रखो। दैट इज 1 hemoglobin molecule, 1 Hb molecule, 1 hemoglobin molecule contain, 1 hemoglobin molecule contain, that is contain 4 heme and 4 globin chain, 4 heme and 4 globin chains, 4 globin chains है और 4 heme के molecule है। नंबर 1 पॉइंट, that each heme, हर एक हीम मॉलिक्यूल, each heme okay contain, each heme contain 1 iron। कितना आयरन है? 1। ओके, दैट इज इन फेरस फॉर्म या Fe2+ वाला, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आगे जाके चला गया था। फेरस आयन के फॉर्म में होता है, फेरस आयन, फेरिक नहीं। 1 आयरन इन Fe2+ के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? Fe2+, फेरिक म्हणजे 3+। एंड नाउ दोस्तों ये याद रखो, 1 हीमोग्लोबिन कैन कैरी, सो ये याद है, दैट इज 1 आयरन कैरी, ये मैंने पहले बोला था, 1 आयरन कैरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आयरन कैरी करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 हीमोग्लोबिन कैरी मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट ए टाइम। समझे आप? ये होगा हीमोग्लोबिन का। नंबर 2 बात है, 2 हीमोग्लोबिन है दोस्तों। अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है, अडल्ट हीमोग्लोबिन, अडल्ट एचबी कंटेन अडल्ट एचबी कंटेन दोस्तों अल्फा-2 यानी बीटा-2। और जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसके जो चेन है, फीटल एचबी, उसके चेन कंटेन दोस्तों 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन। ओके, अडल्ट हीमोग्लोबिन में हैव 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, एमसीक्यू। एंड फीटल हीमोग्लोबिन हैव 2 अल्फा कहीं पे भी है दोस्तों, एंड 2 गामा चेन या फिर गामा चेन। फिनिश। और deficiency of hemoglobin, decreased amount of hemoglobin is called as the anemia। what is anemia? एनीमिया यहाँ पे लिखता हूं और आगे जाके उसको कल एक्सप्लेन करूंगा। एनीमिया क्या है दोस्तों? डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन अमाउंट इन ब्लड, डिक्रीज हीमोग्लोबिन अमाउंट इन ब्लड, इसे कहते हैं
एनीमिया, एनीमिया डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। समझे? तो फिर एक बार रिवाइज कर लेता हूं, पूरा आरबीसी पढ़ा है और मैंने कितने पॉइंट कवर किए हैं? 9। नंबर 1 नंबर, नंबर, नंबर नंतर साइज, नंबर नंतर शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, लाइफ स्पॅन, डिस्ट्रक्शन आणि हिमोग्लोबिन. रेड ब्लड सेल, आरबीसी, इरेथ्रोसाइट्स. नंबर मोस्ट अबंडंट सेल ऑफ ब्लड है, मोस्ट अबंडंट सेल्स ऑफ ब्लड और इवन इन ह्यूमन बॉडी. किती नंबर आहे हे मला असं वाटतं तिकडे लक्षात राहायचं नाही. लक्षात ठेवा किती नंबर आहे. नंबर असा आहे, दॅट इज 5 to 5.5 मिलियन है. एक्चुअली ये 5 to 5 मिलियन ऐसे लिखना चाहिए, 5 मिलियन to 5.5 मिलियन, मिलियंस पर एमएम क्यूब. मुझे ये लिखना था, पर एमएम क्यूब. इन ह्यूमन अडल्ट आरबीसी, पता चल गया आपको. नाउ नंबर इतना है, मेल में ज्यादा होते हैं रादर देन फीमेल, क्योंकि फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता है इसलिए कम है. पॉलीसाइथीमिया, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड. ये नेचुरली होता है, नेचुरल पॉलीसाइथीमिया. फिजियोलॉजिकल या फिर नेचुरल. नॉर्मल कंडीशन मतलब नेचुरल, नेचुरल होता है. जो लोग माउंटेन पर रहते हैं लेह लद्दाख में, उनमें ऑटोमेटिकली नेचुरली ज्यादा आरबीसी बनते हैं, तो उनमें पॉलीसाइथीमिया होता है. अगर नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीजेस इन ब्लड, उसे कहते हैं इरेथ्रोसाइटोपेनिया. हमेशा याद रखो, ये पेनिया मतलब डिक्रीज. पेनिया का मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज, नंबर डिक्रीज हो रहा है पेनिया का मतलब. फिर दोस्तों नंबर 2, शेप मेनी मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन आरबीसी बायकॉन्केव और सर्कुलर है, मेदूवडा जैसे है या फिर बालुशाही जैसे है. न्यूक्लियस ज्यावेळेस मेदूवडा बालुशाही खाताल तर आरबीसीचा शेप लक्षात ठेवा. न्यूक्लियस अब्सेंट असतं त्यामुळे ते बायकॉन्केव शेप बनतं. आणि बायकॉन्केव शेप क्या कर रहा है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इन कैमल और लैमा आरबीसी आर ओव्हल, याद रखो. पुढचं साइज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है. थिकनेस ऑफ आरबीसी 1 to 2 माइक्रोमीटर. कलर रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन. स्ट्रक्चर न्यूक्लियस एंड बाकी के सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, इसलिए आरबीसी आर कोड एज ई न्यूक्लिएटेड सेल. ये एनिमल सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, और एक ऐसी प्लांट सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं, वो है स्यूट्यूब सेल. स्यूट्यूब सेल जो होती है दोस्तों फ्लोएम की, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. और अदर सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपाटाइटिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम आर एब्सेंट. क्यों? टू प्रोवाइड द स्पेस फॉर accumulation of maximum amount of hemoglobin. ओके, तो आरबीसी में जो रेस्पिरेशन होता है, आरबीसी में दोस्तों याद रखो, जो एनर्जी ऑब्टेन होती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू होती है. खुद एक एमसीक्यू है. ओके, कौन सा रेस्पिरेशन? अनाएरोबिक रेस्पिरेशन, वो साइटोप्लाज्म में होता है. 1 ग्लूकोज से 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं. फिर हमने देखा कि दोस्तों आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, दैट प्रोसेस इरेथ्रोपोएसिस, उसकी साइट और लोकेशन. बिफोर बर्थ सबसे पहला साइट है यॉर्क सैक, फिर लिवर, फिर स्प्लीन. आफ्टर बर्थ रेड बोन मैरो, येलो नहीं, कौन से बोन मैरो? रेड, येलो बोन मैरो. अगर लिखना है तो लिखो स्टोरेज ऑफ फैट, फैट स्टोर होता है येलो बोन मैरो में. रेड बोन मैरो आर द साइट ऑफ आरबीसी सिंथेसिस. यॉर्क सैक एक मेम्ब्रेन है ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमन. ओके, इन ह्यूमन फीटल, इन ह्यूमन एम्ब्रियो, और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं फर्स्ट साइट ऑफ इरेथ्रोपोएसिस, सिंथेसिस आरबीसी. कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर इरेथ्रोपोएसिस, आयरन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म हीम, प्रोटीन टू फॉर्म ग्लोबिन चेन, विटामिन लगेंगे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी. और हार्मोन लगेगा एक दोस्तों, एक हार्मोन है. क्या है ये? एरिथ्रोपोएटिन. क्या है ये? हार्मोन है दोस्तों, ये हार्मोन है फ्रॉम दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल. कौन से सेल है? इनका नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल. जक्स्टा मीन्स क्लोज, क्लोज किसके क्लोज? ग्लोमेरुलस के क्लोज. जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल यानी जेजे सेल का लॉन्ग फॉर्म है ऑफ किडनी. फिर दोस्तों हमने देखा कि मैच्योरेशन में 3 चीजें होती है. डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, दैट इज डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड इंक्रीज इन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन. पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 और लार्ज साइज्ड सेल विथ लो कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड में इंटर होते हैं, और फिर एनीमिया होता है. हमेशा याद रखो. फिर हमने देखा कि लाइफ स्पॅन ऑफ आरबीसी 120 डेज है इन ह्यूमन अडल्ट एंड 90 डेज है इन फीटस में. डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जो ओल्ड और जसं म्हातारे म्हणजे काशीला जातात आपल्या इकडं वयस्कर माणसं, ठीक आहे, आणि काशीमध्ये बऱ्याच लोकांचं डेथ होते, देहांत होतो.
तसं आरबीसी कुठं चालतात, शेवटी त्यांचं एकच तीर्थ आहे ते म्हणजे स्प्लीन, आणि त्या स्प्लीन कडे जातात आणि ते जाऊन ते आराम करतात आणि आनंदाने खूप 120 दिवस काम केल्यानंतर आनंदाने स्वतःला डिस्ट्रॉय करून घेतात. सो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्मशानभूमी आहे स्प्लीन. आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होकर हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन है इंजाइमेटिक प्रोसेस है, हीम और ग्लोबिन बनेगा, हीम से बिलिरुबिन, बिलिरुबिन से बिलिवर्डिन, ये बिलिरुबिन जॉन्डिस में इसका लेवल ज्यादा बढ़ता है। तो हिमोलाइटिक एनीमिया मीन्स जो एनीमिया ब्रेकडाउन होने की वजह से, आरबीसी का ब्रेकडाउन होने की वजह से होता है, उसे कहते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया। ओके डन। प्रोस्थेटिक ग्रुप म्हणजे नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। फिनिश। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीम एंड हीम? स्पेलिंग का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। एक अमेरिकन लैंग्वेज है, एक ब्रिटन लैंग्वेज है। आज ओव्हरडोज झाला का? थोडस आज ओव्हरडोज झाला का? नाही, ओव्हरडोज नाही, खूपच इरेथ्रोपोएटिनचा रोल, सिंथेसिस ऑफ आरबीसी रोल आहे त्याचा, सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। ओव्हरडोज झाला का जरा? जॉन्डिस नाही रे, जॉन्डिस एक आजार आहे। ओव्हरडोज झाला तर ठीक आहे, थोडस स्पीड कमी करूया, कोई बात नाही, कोई बात नाही। पण मला हे आरबीसी जरा संपवायचं होतं। मला सांगायचंय की कुठलीही सेलचं तुम्हाला एवढं सगळं माहित असणं गरजेचं आहे। ठीक आहे, उद्याच्याला थोडस रिवाइज करून परत सुरू करूया, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। क्या बात आहे शंभू, बहुत बढ़िया। निडोब्लास्ट इमॅच्युअर सेल आहेत का? म्हणता येईल त्यांना इमॅच्युअर, पण जनरली हा प्रत्येक इमॅच्युअरच असतं असं नाही, पण जनरली इमॅच्युअर सेलला तो शब्द वापरला जातो, त्यांना निडोसाइट पण म्हणतात बेटा, हा असं आहे ते। इरेथ्रो थांबा, व्हाट इज ग्लोबिन चेन? एक प्रोटीन की चेन है बेटा, दीक्षा घुगे, प्रोटीन होता है जिसका नाम ग्लोबिन है। हाउ मेनी एनोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आरबीसी एज हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट? हाउ मेनी नसतं ते, एकदा वन मॉलिक्यूल ग्लुकोजचा ब्रेकडाउन झाला की 2 एटीपी, ते कंटिन्यूअस प्रोसेस आहे, लागणारच आहे बेटा। हा इरेथ्रोसाइटोपेनिया में आरबीसी चा शेप चेंज होईल का? नाही, तेच राहील, ठीक आहे। इरेथ्रोसाइटोपेनिया मध्ये फक्त नंबर चेंज होईल, कमी होऊन जाईल, नंबर कमी हो जाए। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस मीन्स, डिवाइड म्हणजे विदाउट, डिवाइड का मतलब होता है, हमेशा याद रखो ये शब्द जो है डिवाइड का मतलब है विदाउट, बहुत बार आने वाला है, ये एनसीईआरटी का फेमस शब्द है, डिवाइड का मतलब होगा विदाउट। ओके, हेल्दी ह्यूमन बॉडी मध्ये किती हिमोग्लोबिन असतो सांगितलं ना, दॅट इज तसं एका आरबीसी मध्ये, लक्षात ठेवा, एका आरबीसी मध्ये 280 मिलियन मॉलिक्यूल आहेत हिमोग्लोबिनचे, पण 100 ml ऑफ ब्लड मध्ये 12 ते 16 आहे। 12 ते 16 दोन ठिकाणचा आन्सर आहे। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हा पण 12 ते 16 आहे, आणि हिमोग्लोबिनचं कंटेंट पण 12 ते 16 ग्राम आहे, मिलीग्राम नाही, ग्राम आहे। आरबीसी फॉर्मेशन नाही समजलं, ठीक आहे, उद्या सांगतो। स्प्लीन का, स्प्लीन एकदा सांगा ना। स्प्लीन एक ऑर्गन आहे, लिम्फॅटिक ऑर्गन आहे, ओके, ॲब्डोमेनच्या लेफ्ट साइडला असतं, स्टमकच्या बाजूला आहे, तिथं आरबीसीचं डिस्ट्रक्शन होतं, हे एक लक्षात ठेवा। आरबीसीचं ब्रेकडाऊन होऊन हिमोग्लोबिन होतं, ही रिॲक्शन होते। स्प्लीन एक ऑर्गन आहे। आरबीसीची स्टोरी आज रिपीट झाली, यस। स्प्लीनचं एकदा सांगा सर। आरबीसी फॉर्मेशन नाही समजलं, बरं ठीक आहे, येतो मी तिथं। ग्रॅन्युलोसाइट मीन्स, अजय ग्रॅन्युलोसाइट म्हणजे असे सेल ज्यांच्या सायटोप्लाझम मध्ये ग्रॅन्युल आहेत, ओके। कुछ ग्रॅन्युल्स होते, ग्रॅन्युल म्हणजे बारीक 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 छोटे 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 स्ट्रक्चर असतात, त्यांना ग्रॅन्युलोसाइट म्हणायचं। मी शिकवलं होतं ना, बेझोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स त्या ग्रॅन्युलोसाइट आहेत। बर सर, डज फ्रॉग हॅव न्यूक्लिएटेड आरबीसी? आन्सर इज यस ऋतुज बेटा, हा ते मॅमल थोडेच आहेत, त्यांच्याकडे न्यूक्लिएटेड आरबीसी असतात। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस काय असतं? म्हणजे विदाउट न्यूक्लियस बेटा, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस मीन्स विदाउट न्यूक्लियस। मॅच्युरेशन ऑफ आरबीसीची प्रोसेस एक्झाम मध्ये येते का? बिलकुल नाही येणार आहे, पण एक्झॅक्ट मेगॅलोब्लास्टिक एनिमिया कसं होतं हा शब्द तुम्हाला कळाला पाहिजे। मेगॅलोब्लास्टिक एनिमिया पाठ करायची गरज आहे का? नाही। आरबीसीची साईज डिक्रीज होत असते, बऱ्याच गोष्टी एक्झाम मध्ये येणार नाहीत, पण तो बेस असणं गरजेचं आहे, त्याच्या मागचं समजून घ्या ती गोष्ट।
आरबीसीला घोष सेल म्हणतात का? नाही. आरबीसी फॉर्मेशन नाही समजलं, ठीक आहे ना. अरे मी एकदा वाचलं, परत टाकायची गरज नाही. स्प्लीन इज ब्लड बँक ऑफ बॉडी, नाही. ब्लड बँक ऑफ बॉडी नाही म्हणता येणार, नाही नाही बिलकुल नाही. स्प्लीन एकदा सांगितलं ना. सो इन फिट सर, ऑस्मोटिक बॅलन्सची टर्मिनॉलॉजी मला कळली नाही, कृपया सांगू शकता का? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड एक्सेप्ट सायटोप्लाझ्मिक फ्लुइड. हे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड नाही ना, ते इंट्रा सेल्युलर फ्लुइड आहे, ते त्याचा आन्सर आहे. मोस्ट टॉक्सिक नायट्रोजन वेस्ट अमोनिया आहे, सांगितलं होतं अमोनिया आहे. त्याच्यानंतर युरिया आणि सगळ्यात कमी युरिक ऍसिड, हे पण सांगितलं होतं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रॅन्युलोसाइट, सांगितलं होतं. मोनोसाइट आर नॉट ग्रॅन्युलोसाइट. तुम्ही न वाचता डीपीपी दिल्यामुळे हा तुम्हाला प्रश्न आहे. सर इन द न्यू नीट पॅटर्न ओनली फॉर दिस इयर, ह्याच वर्षासाठी फक्त ते. हे लास्ट स्लाइड आहे ना बेटा. आणि मग हिमोग्लोबिन बद्दल बोललो. हिमोग्लोबिन red colored iron containing pigment in RBC. It is conjugated protein contain heme and globin. Normal level of hemoglobin in blood 12 ते 16 ग्राम है per 100 ml of blood. Hemoglobin heme plus globin है. Conjugated protein non protein part and protein part. Heme म्हणजे non protein part, globin म्हणजे protein part. One hemoglobin molecule contain 4 heme and 4 globin chain. Each heme contain 1 iron, that is in the form of Fe2 plus 1 iron carry 1 molecule of oxygen. So one hemoglobin carry maximum 4 oxygen molecule. अडल्ट हिमोग्लोबिन कंटेन अल्फा टू बीटा टू, 2 अल्फा आणि 2 बीटा चेन आहेत. आणि फिटल हिमोग्लोबिन मध्ये 2 अल्फा आणि 2 गॅमा चेन आहेत. लक्षात ठेवा. फंक्शन ऑफ आरबीसी रह गया, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. सर फ्रॉम इमैच्योर आरबीसी टू मैच्योर आरबीसी हिमोग्लोबिन इज इंक्रीज. यस, concentration of hemoglobin is increased as size decreases. Yes, नाही त्याचा अमाउंट पण वाढतं. सर मलेरिया झाल्यावर आरबीसीचा हिमोझाईन सिक्रेट करतात का? ऋतुज बेटा, तुझं काय झालेलं आहे सगळं है ना, त्यामुळं ते प्रश्न न विचारलेले चांगले. आलं लक्षात? ते तिथं तिथले प्रश्न आहे ना, त्याचा इथं काही एक संबंध येणार नाही बेटा, है ना. तुला अगोदरच बऱ्याच गोष्टी माहित आहेत, त्यामुळं काय करा, थोडंसं म्हणजे जे तुम्हाला माहित आहे त्याच सरांना उगं विचारायचं, हे चुकीची पद्धत आहे. तुम्हाला जे माहित नाही ते विचारा. प्रोस्थेटिक ग्रुप म्हणजे काय? प्रोस्थेटिक ग्रुप म्हणजे हिमांशू, जे नॉन प्रोटीन पार्ट असतो ना प्रोटीन सोबत, त्याला प्रोस्थेटिक ग्रुप म्हणायचं. साईड हिरो असतो ना एखाद्या हिरो पिक्चर मध्ये, हिरो म्हणजे मेन हिरो म्हणजे प्रोटीन आणि साईड हिरो म्हणजे प्रोस्थेटिक ग्रुप. इंटरसेल्युलर आणि इंट्रासेल्युलर मध्ये फरक काय? इंटरसेल्युलर म्हणजे बिटवीन टू सेल आणि इंटरसेल्युलर म्हणजे विदिन द सेल. जरा लक्षात घ्या. एकच मिनिट हा, वेळ आहे का? हाय वेळ, थांबा जरा, ह्याला अगोदर तुम्हाला पाठवून देतो, मग तुमचे डाऊट घेतो. थांबा जरा, ओके. मग थांबा थोडस, जरा जास्त झालं का? ठीक आहे, उद्या चला थोडं हे रिवाइज करतो, आठवण करू द्या. बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन. अजय बेटा समजून सांगशील, सॉरी उन्मेष आठवण करून देशील. सर हे एकदा रिवाइज करायचं. ओव्हरडोस झाला का? ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. बघितलं जमतं का? ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. सोपं आहे ना रे. ह्या सेल आहेत समजा, तर हा जो स्पेस आहे बिटवीन द सेल, हा स्पेस बिटवीन द सेल, याला म्हणायचं इंटरसेल्युलर स्पेस. हा इंटरसेल्युलर स्पेस आहे, म्हणजे बिटवीन द सेल, याला म्हणायचं इंटरसेल्युलर स्पेस. आणि हे इनसाइड द सेल जो आहे, ह्या सेल आहेत, हे अगोदर लक्षात घ्या. पहिलं दीज आर द सेल, हे त्याचं न्यूक्लियस, आणि समजा हे असं सायटोप्लाझम आहे. ओके, हे असं सायटोप्लाझम आहे. दीज आर द सेल. सिंपल गोष्ट आहेत, साध्या साध्या गोष्टी. हे इंटरसेल्युलर स्पेस आहे आणि हे इंट्रासेल्युलर. हा कोणता बेटा? हा आहे इंट्रासेल्युलर. इंट्रासेल्युलर स्पेस आहे, समजलं? आणि हे इंटरसेल्युलर स्पेस आहे. कळालं? ठीक आहे. पुढं सर माझे कमेंट येतात सगळ्यांचे. थांबा 2 मिनिट. सर चिल्ड्रन टू बोथ बॉईज अँड गर्ल हॅव सेम नंबर ऑफ आरबीसी. सृष्टी इंगळे, पण तरी पण जनरली लक्षात ठेवा, बऱ्याच गोष्टी फॅक्टर आहेत.
बऱ्यापैकी सारखं असतं बॉईज अँड गर्ल्स मध्ये, कारण की गर्ल्स मध्ये आणखी मेन्स्ट्रुएशन आलेलं नाही, पण हळूहळू फिमेल मध्ये नंबर कमी व्हायला लागतो. जे अडल्ट फिमेल आहेत त्यांच्यामध्ये सुरुवातीला नॉर्मलच असतं, आणि इवन दो जास्त पण असतं जरा बच्चू मध्ये. तुम्हाला माहिती आहे हिमोग्लोबिन किती आहे? फिटस मध्ये हिमोग्लोबिनची संख्या जास्तच आहे. अगोदर सारखंच असतं आरबीसीचा नंबर, नंतर हळूहळू कमी व्हायला लागतो, पण थोडासा गर्ल्स मध्ये किंवा फिमेल मध्ये कमीच आहे. इओसिनोफिल म्हणजे काय प्लीज सांगा. सांगितलेले तुषार बोडके, लेक्चर रिवाइज करत जा पहिले तरच कळेल. इओसिनोफिल एक सेल आहे ल्युकोसाइट, जी ग्रॅन्युलोसाइटचा प्रकार आहे. येणार आहे ना पुढे, उद्याच्याला ल्युकोसाइट सुरू करू ना, तर त्यावेळेस सांगा इओसिनोफिल काय आहेत. पण एक लक्षात ठेव, डब्ल्यूबीसीचा एक टाईप आहे. सध्या तुला तेवढं माहित झालं तरी कळालं. बरं ठीक आहे. बरं ठीक आहे, तसं करूया उन्मेष. 100% कंटेंट फुल लेक्चर नेव्हर सीन बिफोर. बर ओके. इजेक्टेड न्यूक्लियस आरबीसी इज वेस्ट. हो. कॅमल अँड लॅमा आरबीसी हॅव न्यूक्लियस और नॉट? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है बेटा विधि, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ. बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका. ट्विन फिटस मध्ये एच बी किती असेल? सारखंच असतं. चॅप्टर किती झाले? 4था चालू आहे. कॅन वी से दॅट इन जॉन्डिस आरबीसी डिस्ट्रक्शन इन्क्रीजेस? आय एम करेक्ट. विधी मंत्री, यू आर करेक्ट. जॉन्डिस मध्ये आरबीसीचं डिस्ट्रक्शन वाढतं, हे खरं आहे. वाय पीपल लिव्हिंग इन हिल ॲट हाय हिल? वाय पीपल नाही, ते तिकडेच जन्मालेले आहेत ना, तिकडेच त्यांचा जन्म झालेला आहे. ओके. वाय पीपल लिव्हिंग ॲट हिल हॅव हाय आरबीसी, असं विचारलं का? वाय? ओके ओके. कारण की बाहेर ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन कमी आहे वरच्या लेवलला. तुम्ही जर गेलात समजा 4000 फुटावर खालून, ऑक्सिजनची लेवल कमी होते ना, मग तो कमी असलेला ऑक्सिजनच, ठीक आहे, ऍब्झॉर्ब करायचा आहे. म्हणून आपली बॉडी जास्तीत जास्त आरबीसी बनवते. मग जेवढा ऑक्सिजन आलाय श्वास घेतल्याच्या नंतर, इन्स्पिरेशन केल्यानंतर, तो सगळ्याला सगळाच, बिलकुल काहीच वापस नाही जाऊ द्यायचं. तर त्याला कॅरी करायला ट्रक तर पाहिजेत, म्हणून आरबीसीची संख्या वाढवते. आरबीसी वाढल्या म्हणजे हिमोग्लोबिन वाढेल, आणि मग तो ऑक्सिजन आहे तेवढ्याच ऑक्सिजन मध्ये त्यांचं काम भागून जाईल त्या माणसांचं, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ ऑक्सिजन इन ॲटमॉस्फिअर. सर, विल कॅमल हॅव लेस सर्क्युलेटरी रेट दॅन ह्युमन? नाही. एरोप्लेन मध्ये ट्रॅव्हलिंग करताना इरेथ्रोपोएसिसचे लेवल वाढते का? नाही. असं ते इतक्या फास्ट नसतं, असं नाहीये ते. इतक्या लवकर नाही. तर हळूहळू एखाद्या वेळेस प्रॉब्लेम यायला लागला तर वाढू शकते, ठीक आहे. तिथं प्रॉपर ऑक्सिजन वगैरे असतो, त्यामुळे तिथं तेवढं होत नाही प्रॉब्लेम. पण तुम्ही जर वर गेलाय, प्रश्न खूप चांगला विचारलाय ऋतुष तू, पण तुम्ही एकदम माउंटनवर गेलाय, तिथं मात्र मग हळूहळू आरबीसी तयार, सिंथेसिस व्हायला लागतं. ओके. हळूहळू आरबीसी तयार व्हायला सुरुवात होते. इन्क्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होतं ना, खूप माउंटनला गेल्याच्या नंतर होतं. इरेथ्रोसाइटोपेनिया वर्सेस अॅनिमिया प्लीज एक्सप्लेन करा. विधी मंत्री, जबरदस्त क्वेश्चन आहे, सॅल्यूट. अॅनिमिया म्हणजे डिक्रीज लेवल ऑफ हिमोग्लोबिन, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ हिमोग्लोबिन म्हणजे अॅनिमिया, आणि इरेथ्रोसाइटोपेनिया मीन्स डिक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी. तर इरेथ्रोसाइटोपेनिया हा ब्रॉड टर्म आहे आणि मोठा पण आहे. त्याच्यामध्ये हिमोग्लोबिन पण कमी होईल, म्हणजे अॅनिमिया त्याचाच एक पार्ट असं म्हणता येईल. अॅनिमिया त्याचा एक छोटा आहे, पण अॅनिमिया आणि इरेथ्रोसाइटोपेनिया खरं तर इंटरचेंजेबल आहेत. पण हा शब्द कोणीच वापरत नाही, इरेथ्रोसाइटोपेनिया कोणीच वापरत नाही. सगळेजण आरबीसीचा नंबर कमी जरी झाला तरी अॅनिमियाच म्हणतात, आणि हिमोग्लोबिनचा नंबर कमी जरी झाला तरी अॅनिमियाच म्हणतात. म्हणजे हिमोग्लोबिनचा अमाऊंट कमी जरी झाला तरी अॅनिमियाच म्हणतात. पण ॲक्युरेट शब्द हा इरेथ्रोसाइटोपेनिया आहे, आणि इरेथ्रोसाइटोपेनिया मीन्स डिक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड. पण लोक अॅनिमियाला त्याला अॅनिमिया पण म्हणतात, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड और डिक्रीज अमाउंट ऑफ हिमोग्लोबिन इन ब्लड. अर्थ लोक एकच घेतात, लोक म्हणजे सगळं मेडिकल सायन्स. पण एक्झॅक्ट मी तुम्हाला सांगितलं काय आहे. कैमल आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, आई सर्च ऑन नेट. यस, मैं तो बोला ना, कहीं पे न्यूक्लिएटेड है, कहीं पे इन्यूक्लिएटेड है. आरबीसी आर लिविंग और नॉन लिविंग? लिविंग है. ओके, लिविंग होते हैं, भले उनके न्यूक्लियस नाही पण लिव्हिंग आहे. ब्लडची डिफिशियन्सीला पण अॅनिमियाच म्हणतात का? तेच, ब्लडची डिफिशियन्सी म्हणजे अॅनिमियाच. इफ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इरेथ्रोसाइटोपेनिया विल हॅव अॅनिमिया ऑल्सो? सर, यस बेटा, यस. लो लेवल ऑफ ऑक्सिजन हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी? नाही रे सूरज बेटा, आरबीसी फॉर्मेशनला हेल्प कशी करणार आहे?
मजबुरीनं तयार करावं लागायला लागलेत. ओके, लो लेवल ऑफ ऑक्सिजन मजबुरीमुळे आरबीसी तयार व्हायला ती हेल्प नाही झाली. त्या लो लेवलमुळे त्या आरबीसीला बनावं लागायला लागले. म्युकस मेम्ब्रेन टर्न येलो ड्यू टू द हाय अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इन जॉन्डिस. करेक्ट, करेक्ट आहे, करेक्ट आहे, करेक्ट आहे, करेक्ट आहे बेटा. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेपॅरिन एंड हिमोफिलिया? विजया गायकवाड, हेपॅरिन बेटा एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, वो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता, एक केमिकल है हमारे बॉडी के अंदर. और हीमोफिलिया नाम का एक डिसीज है, एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, इन विच दैट क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 इनकी डिफिशियंसी होने की वजह से ब्लड कंटिन्यूस फ्लो होता है आफ्टर इंजुरी. हीमोफिलिया डिसऑर्डर है. कैन वी से दैट जॉन्डिस आरबीसी डिस्ट्रक्शन? यस. चॅप्टर किती झाले सर? आय थिंक 4 झाले, 4था चालू आहे. ट्विन फेटस मध्ये एचबी किती असेल? सारखंच असतं. व्हॉट इज प्लासेंटा? प्लासेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन फिटस अँड मदर. फिटस आणि मदर मध्ये कनेक्शन असतं प्लासेंटा, विच प्रोव्हाइड न्यूट्रिशन टू द डेव्हलपिंग फिटस अँड विच ऑल्सो टेक अवे द नायट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. हिमोग्लोबिन 8 जर झालं तर ॲनिमिया होतो. तुमचं एचबी एकदा चेक करून घ्या, सगळ्या मुलींना सांगतो मी, कारण की तुम्ही खात नाही, काय नाही, न्यूट्रिशियस खात नाही, नुसतं इकडचं तिकडचं ऐकून खायला नाही पाहिजे, खाल्ल्याने वजन वाढतं, मग माझं शेप चेंज होईल. रियालिटी सांगतोय. आणि मग नाही नाही मला ते सगळं हे करायचंय, आणि मग हिमोग्लोबिन कुठं जातं तुम्ही एकदा चेक करून घ्या, महत्वाचं आहे. मग काय होतं, हिमोग्लोबिनची लेवल कमी असली की किती जरी वाचलं तरी लक्षात राहत नाही, आणि तुम्ही नुसतं फिजिकली गध्यासारखं वर्क करत राहताय, डोक्यात काहीच जात नाही. म्हणून डोक्यात जाणं गरजेचं आहे. त्यामुळे एचबी लेवल चेक करा. आणि बरं, चेक जरी नसेल करायची तर एचबी वाढण्यासाठी जे जे लागतं, गूळ, शेंगदाणे वाढत नाही पण गुळाने वाढतं. लक्षात, ह्या गोष्टी तुमच्या जेवणात असणं गरजेच्या आहे. लक्षात, मी सांगेल तुम्हाला ह्याच्या पुढे नंतर. उद्याच्याला घेणार आहे ना मी हे, उद्याच्याला हेच आरबीसीच कंटिन्यू करूया. ॲनिमिया काय असतं शिकवतो. व्हॉट इज आयर्न डिफिशियन्सी, ॲनिमिया ऑल. फिलिक म्हणजे लव, फिलिक म्हणजे लव. ह्यूज ब्लॅकलॉक राहिला आहे, कसं सुरू करू? समृद्धी. काहीच करू नकोस, काहीच करू नकोस, करंट सिलेबसवर फोकस कर. मला कॉल कर, 8:30 वाजता जमलं. करंट सिलेबसवर फोकस कर रे. ह्या सध्या जे हातात आहे समोर त्याला ऍडजस्ट व्हा. हे तर अक्वायर करायचं बघा, मग ह्याच्यातून टाइम निघेल 8-10 दिवसांनी, 15 दिवसांनी, मग बॅकलॉग कडे जाऊ. सध्या नका. व्हाईट ब्लड सेलला आर्मी ऑफ बॉडी असं म्हटलं जातं ना, म्हणू शकतो. मला ते प्लासेंटा ऑफ पीके आणि प्लासेंटा मदरचे फंक्शन सेम आहेत का? नाही नाही नाही. प्लांट किंगडम मधला प्लासेंटा ओव्हिल तयार करतो, आणि इकडचा प्लासेंटा एक कनेक्शन आहे मदर आणि फिटस मधलं, जो की न्यूट्रिशन वगैरे प्रोव्हाइड करतो फिटसला, आणि तिकडून नायट्रोजनस वेस्ट घेतो. न्यू स्टुडंट आहे, मगच कसं कव्हर करू? सुप्रिया देशमुख मॅडम, तुम्हाला सांगतो, परत तेच सांगतोय की जस्ट फोकस ऑन करंट सिलेबस. आत्ताच चालू झाला ना हा टॉपिक, बॉडी फ्लुइड अँड सर्क्युलेशन, आणि तो पण 2-3च लेक्चर झालेत. केमिस्ट्रीचं पण जे चालू असेल त्याच्यावरच फोकस करा. बॅकलॉगचं मी तुम्हाला प्लॅन देईल, बाउन्स बॅक प्लॅन असतो, त्याच्यामध्ये मी तुमचं कव्हर करून घेईल. लक्षात द्या. पण आता पहिल्या मी उशिरा सुरू केलंय, आणि मग त्या किती मुलं रडतात. सिंपल एक साधी सायकोलॉजी. तुम्ही उशिरा सुरू केलंय, मग काही मुलं तुमच्या पुढे जाणारच ना काही टॉपिक घेऊन, मग त्यांच्यापासून सुरुवात करणं गरजेचं आहे. तर काही टॉपिक तुम्हाला सध्याच्या लेवलला काही महिन्यासाठी स्किप करावं लागते, आणि मग ते टॉपिक हळूहळू तुम्ही त्या पेस पकडली, की मग आम्ही हळूहळू ते तुमचं राहिलेलं पण घेऊ. लक्षात घ्या. पण गोंधळून नका जाऊ. असे 2-2 महिने घालतात पोरं, 4-4 महिने बॅकलॉग 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 बॅकलॉग. अरे 100 टॉपिक आहेत रे, 4 राहिले म्हणून काही फरक पडत नाही, आणि ते राहणार पण नाहीत, काही फरक पडत नाही. लक्षात ठेवा. प्रत्येकाला सगळ्यांना आयडियल पाहिजे, आयडियल. त्याचं झालं ना, ते एप्रिल पासून क्लास करायला आहे ना, त्याच्यामुळे त्याचे 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा झालेत. आम्ही आलोय ऑगस्ट पासून, जुलै पासून, पण आम्हाला त्याच्या बरोबर पाहिजे. मग करा बॅकलॉग. नेट पॅक संपला तरी बघत राहा, वेड्यासारखं करू नका. जे करंट आहे त्याच्यावर फोकस करा. बॅकलॉगला आम्ही तुम्हाला वेळ देऊ कव्हर करण्यासाठी. ठीक आहे, थँक्यू.
बरोबर आहे उन्मेष, बहुत बढ़िया बेटा, वाव, हा मुलगा खूप जबरदस्त कम्युनिकेट करतो. न्यू ऍडमिशन आहे, जम्बो देऊ शकतो ना. तुमचा अभ्यास असेल तर सुदर्शन देऊ शकते, काय प्रॉब्लेम नाही. अम्बिलिकल कॉर्ड वर्सेस प्लासेंटा काय डिफरन्स आहे सर ह्युमन? विधी अम्बिलिकल कॉर्ड आणि वर्सेस प्लासेंटा असं काही बोलायची गरज नाही. तुला सांगतो, हे समजा जर का युटरस आहे, हे जर का युटरस आहे बेटा, तर सपोज हा जर युटरस आहे आणि हा आहे प्लासेंटा, हा आहे प्लासेंटा, लक्षात घे, हा आहे प्लासेंटा, हे जर युटरस आहे तर असं असतं युटरस. सांगू तुला, हे युटरस असं प्लासेंटा, हे समजा आहे बच्चू, स्माइल करतोय हे, यहाँ पे है उसका अम्बिलिकस, ये हो गया उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, ये उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो प्लासेंटा से अटैच है. ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लासेंटा, ये बच्चू, ये यूटरस. नीचे होगा सर्विक्स, नीचे होगा, ये होता है बेटा सर्विक्स, रे पेन, नीचे होता है ये सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, और ये है बेटा वजाइना, वजाइना, सर्वाइकल कैनाल, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट कहते हैं उसे. इधर दो ओवरीज होते हैं और ये है प्लासेंटा, ये है यूसी म्हणजे अम्बिलिकल कॉर्ड, हे आहे फिटस. तर हे न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे. मदर कडच्या ब्लड मधनं ग्लुकोज ऑक्सिजन घ्यायला लागले आणि फिटलला प्रोव्हाइड करायला, आणि फिटल मधनं नायट्रोजनस वेस्ट आणि ऑक्सिजन CO2 काढायला आणि मदरकडे पाठवायला. हे आहे प्लासेंटा. सर प्लासेंटा गिव्ह न्यूट्रिशन टू बच्चो? यस यस. प्लासेंटा आणि एंडोमेट्रियम मध्ये काय डिफरन्स आहे? तनिष्का राठोड, हे जो इनर लेयर आहे ना, हा जो इनर लेयर आहे युटरसचा, ह्याला एंडोमेट्रियम म्हणतात. जो प्रत्येक मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये सेल्युलर डेब्रिच्या फॉर्म मध्ये बाहेर येतो. हा एंडोमेट्रियमचे 3 लेयर आहेत आणि हा इनरमोस्ट लेयर आहे, त्याला म्हणायचं एंडोमेट्रियम. युटरसचे 3 लेयर, हा इनरमोस्ट लेयर आहे एंडोमेट्रियम, ठीक आहे. ह्याच्यानंतर एक लेयर असतो मायोमेट्रियम, हा एकदम डेंजरस लेयर आहे, स्मूथ मसलने बनलेला आहे. मायोमेट्रियम थिक असतो एकदम, मायोमेट्रियम स्मूथ मसलने बनलेला आहे. आणि एकदम थीन लेयर असतो, एकदम थीन, त्याचं नाव आहे दॅट इज पेरीमेट्रियम. हा असे 3 लेयर आहेत, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम. प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, फिटस. पुढे आय हॅव टू कॉल यू रिगार्डिंग जम्बो. ओके चलेगा बेटा विधी. तनिष्का, इथले प्रश्न विचारा रे. चला लेक्चर सुरू झालं, बाय.